नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब स्टूडियो इंडिया आजकल से सुनील कुमार बोल रहा हूं। एक किताब जो बरसों से, दशकों से जो विवाद के घेरे में रही, जिसको लेकर कई जिंदगियां इधर उधर गई हैं, कई जिंदगियां गई हैं। ध्यान रखिएगा, लेखक जिंदा है अभी, एक आंख के साथ। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ कि वो पूरी उम्र जी कर जाएं, लेकिन एक आतंकी हमले ने उनकी एक आंख खत्म कर दी, क्योंकि सलमान रुश्दी की लिखी हुई किताब सैटेनिक वर्सेस, ये दुनिया के बहुत से मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम संगठनों को, ईरान, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों को इनको पसंद नहीं आई। ईरान की सरकार ने इस किताब को लेकर रुश्दी के कत्ल का फतवा जारी किया था। हिंदुस्तान ने फतवा तो जारी नहीं किया था, लेकिन किताब जब अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह में छपी, पश्चिमी देशों में, उसके एक महीने के भीतर हिंदुस्तान में राजीव गांधी की सरकार थी। एक महीने के भीतर राजीव गांधी की सरकार ने इस किताब का आयात खत्म कर दिया था, आयात गैरकानूनी करार दे दिया था आदेश निकालकर। हालांकि उस आदेश में इस किताब को अपने पास रखना गैरकानूनी नहीं था, उस पर कोई सजा नहीं थी। ये किताब जो है सैटेनिक वर्सेस, इसके बारे में कहा जाता है कि इसके कुछ हिस्से को मुस्लिमों के कुछ तबकों ने, कुछ मुस्लिम नेताओं ने इस्लाम का किसी तरह से अपमान माना है। काल्पनिक है, ये उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। ये इस्लाम के बारे में, मुस्लिमों के बारे में कोई तथ्यपूर्ण बात नहीं करती है, एक उपन्यास है, काल्पनिक रचना है ये। और 1988-89 की बात है ये प्रकाशित हुई किताब भारत में सबसे पहले बैन हुई। इसके बाद पाकिस्तान और ईरान में बैन हुई। भारत सबसे पहले बैन करने वाले देशों में से था। बाद में बहुत से इस्लामिक देशों ने, मुस्लिम देशों ने इसको भारत के बाद बैन किया। राजीव गांधी की सरकार, नौजवान प्रधानमंत्री उनको कहा जाता था। शायद अभी तक के हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले रहे होंगे राजीव गांधी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की स्थितियों में अचानक उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, और कम उम्र के थे, तजुर्बा बिल्कुल नहीं था, कभी मंत्री नहीं थे। आपको ध्यान होगा कि एक और घटना हुई थी मुस्लिमों से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम महिला शाहबानों के हक में फैसला दिया था, और राजीव गांधी के ऊपर मुस्लिमों का इतना दबाव पड़ा, वो उस दबाव को झेल नहीं पाए थे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट में एक नया कानून बनाकर पलट दिया था, जिसको लेकर मैं उस दिन से लेकर आज तक लगातार उनके खिलाफ इस बात को लिखता हूं कि ये पाखंडी दकियानूसी सरकार रही, ये फैसला उसका बहुत खराब रहा। मुस्लिम महिला के हक को कुचलने का काम हिंदुस्तान के सबसे नौजवान प्रधानमंत्री ने किया था। कांग्रेस पार्टी, जिसकी सबसे बड़ी नेता एक महिला रही उस समय तक, इंदिरा गांधी, उनकी पार्टी ने एक मुस्लिम महिला के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले को, जो अपार बाहुबल था लोकसभा में, राजीव गांधी की सरकार का, उस बाहुबल से उसको पलट दिया था। ठीक वैसे ही बाहुबल वाली सरकार ने सलमान रुश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेस का हिंदुस्तान में आना बंद कर दिया था। लेकिन आज मैं उसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं, वो तो 1988 की बात है। आज चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि अब वो किताब हिंदुस्तान में उपलब्ध हो गई है, दुकानों में मौजूद है हिंदुस्तान में। दिल्ली में बाहरी संस नाम की एक पब्लिशर संस्था है, उसकी दुकानों में ये किताब मौजूद है दिल्ली में। मुस्लिमों ने इसका जगह जगह विरोध किया था, दुनिया में कई जगह प्रदर्शन हुए थे। मेरी जानकारी अगर सही है तो फरवरी 1989 में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था सलमान रुश्दी के खिलाफ, इसी किताब की वजह से, हिंदुस्तान के मुंबई में।
उसमें पुलिस की गोली से 1 दर्जन लोग मारे गए थे, 1 दर्जन लोग। बड़ा प्रदर्शन था, बड़ा हिंसक और उग्र प्रदर्शन था। पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी, 1 दर्जन लोग मारे गए थे। इसके अलावा कश्मीर में भी पुलिस के साथ झड़प हुई थी इस किताब के खिलाफ प्रदर्शनकारियों में। उसी महीने में फरवरी 89 में, उसमें भी 3 लोग मारे गए थे, 100 लोग घायल हुए थे। और आपको बतला दूं मैं कि जब ईरान ने फतवा जारी किया था कि ऐसी किताब लिखने वाले सलमान रुश्दी को मार डाला जाए, सरकार ने किया था औपचारिक रूप से, जो सरकार के सबसे बड़े वहाँ के नेता माने जाते हैं, सर्वोच्च सुप्रीम, उन्होंने किया था। तो दिल्ली में जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी ने उन्होंने भी आह्वान किया था रुश्दी को मार डालने का। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं बतला दूं, दुनिया का ये एक सबसे चर्चित और विवादास्पद उपन्यासकार सलमान रुश्दी हिंदुस्तान में ही पैदा हुए थे, इसलिए उनका थोड़ा हक भी था कि अपनी किताब को हिंदुस्तान के पाठकों तक पहुंचा सकें। लेकिन जगह जगह दुनिया में कई जगहों पर दंगे हुए इस किताब के खिलाफ, सैटेनिक वर्सेस के खिलाफ। अब जाकर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पाया है कि चूंकि सरकार ने इस किताब पे प्रतिबंध का कोई नोटिफिकेशन अदालत में पेश नहीं किया, इसलिए अदालत ने ये मान लिया कि नोटिफिकेशन अब अस्तित्व में नहीं है किताब पर रोक का। अब ये किताब यहाँ प्रकाशित की जा सकती है, प्रिंट की जा सकती है, और दिल्ली की बाज़ारों में ये किताब अब उपलब्ध हो गई है। 1988 से लेकर 2024 तक लंबा दौर है ये, तकरीबन 25 आ गया। यानी जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिमायती हैं उनके लिए ये क्रिसमस और न्यू ईयर का एक किस्म से तोहफा है। आपको ध्यान होगा एक और लेखिका थी ऐसी जिसकी किताबों पर यहाँ प्रतिबंध लगाया गया था, तस्लीमा नसरीन, बांग्लादेश की लेखिका हैं। उनकी कुछ किताबों को भी इस्लाम विरोधी या ईश निंदा मान लिया गया था। बांग्लादेश के मुस्लिम मुल्लाओं ने उनका विरोध किया था, उनको बांग्लादेश छोड़ देना पड़ा था। वो कई बरस अमेरिका या यूरोप ऐसे पश्चिम के देशों में रहीं। 2004 से शायद 2004 से मनमोहन सिंह की सरकार थी। आज लोग मनमोहन सिंह को बहुत सी वजहों से याद कर रहे हैं, आज उनका अंतिम संस्कार अभी हुआ ही है। तो मनमोहन सिंह की सरकार ने तस्लीमा नसरीन को शरण दी थी पड़ोसी बांग्लादेश की मर्जी के खिलाफ, हिंदुस्तान के मुसलमानों की मर्जी के खिलाफ। ध्यान रखिएगा, यूपीए के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तस्लीमा नसरीन को हिंदुस्तान में रहने की शरण दी थी, रहने की जगह दी थी। और मैं आपको एक बात बतलाता हूँ, उनके रहने का इंतजाम भी सरकार ने किया था, भारत सरकार ने। दिल्ली में उनके रहने का इंतजाम भी, उनकी हिफाजत का इंतजाम भी मनमोहन सिंह सरकार के समय ही शुरू हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि किताबों पे प्रतिबंध, मैं अब इस व्यापक मुद्दे पे आता हूँ। कुछ चीज़ें तो आप खबरों में पढ़ लेंगे रुश्दी वगैरह के बारे में। मैं सोचता हूँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र में अलग अलग धार्मिक तबकों की आहत होने की आज़ादी, धार्मिक भावनाओं को बड़े तेजी से चोट पहुंचती है। मुझको ऐसा लगता है इंसान के भीतर धार्मिक भावनाएं एक पैर पर खड़े रहती हैं, चोट पाने के लिए तैयार खड़े रहती हैं, बहाना ढूंढते रहती हैं कि कैसे धार्मिक भावनाएं चोट पा जाएं, कैसे वो जख्मी हो जाएं। तुरंत एक एफआईआर दर्ज हो जाती है, एक के बाद दूसरी हो जाती है। ऐसा बहुत सारा होता है। एक वक्त तस्लीमा नसरीन को भी मारने के फतवे बहुत जारी हुए थे। उनसे मेरी एक बार की मुलाकात है, हम दोनों सोशल मीडिया के मार्फत फिर ईमेल के मार्फत हम दोस्त रहे। एक बार दिल्ली में उनसे मेरी मुलाकात है, वो मुझको खाना खिलाने के लिए ले गई थी। उनकी इस तरह की बांग्लादेश नहीं जा सकती हैं, बांग्लादेश तो छोड़ वो हिंदुस्तान के बंगाल में भी नहीं जा पाई। न वामपंथी सरकारों ने
तस्लीमा को वहाँ आने की इजाज़त दी, न ममता बनर्जी ने वहाँ आने की इजाज़त दी। जबकि तस्लीमा नसरीन चाहती थी वहाँ जाना। वो बांग्ला लेखिका हैं, बंगाली हैं, उनको लगता है कि बांग्लादेश से संस्कृति बंगाल की एकदम करीब है, लेकिन बंगाल में मुस्लिम इतनी बड़ी आबादी है कि वहाँ पे तस्लीमा नसरीन के पहुँचने पर खुद तस्लीमा की ज़िंदगी को बचाना एक बड़ी चुनौती रहेगी। साथ साथ कानून व्यवस्था बनाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी रहती है। तो बंगाल की वामपंथी सरकार हो, चाहे वामपंथ के ठीक खिलाफ की ममता की सरकार हो, उनको नहीं लगा कि तस्लीमा नसरीन के बंगाल आने की इजाज़त दी जा सकती है। तो किताबों पे रोक, लेखक पे रोक, इसके बारे में थोड़ा सा सोचता हूँ मैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लेखक की स्वतंत्रता और अलग अलग धार्मिक तबकों की अपने धर्म के प्रति संवेदनशीलता की आज़ादी, इसके बीच में रास्ता कहाँ निकल सकता है। तो मुझको लगता है कि कोई लोकतंत्र जितना ही परिपक्व होता है, कोई लोकतंत्र जितना विकसित होता है, कोई समाज जितना सभ्य होता है, वहीं पर धार्मिक भावनाओं का बर्दाश्त बढ़ता है, सहनशीलता बढ़ती है। धार्मिक तबकों की, राजनीतिक तबकों की, प्रादेशिक तबकों की सहनशीलता बढ़ती है। सहनशीलता बढ़ने के लिए आपके मन में लोकतंत्र के प्रति और सभ्यता के प्रति एक बड़े सम्मान की ज़रूरत पड़ती है। जिस ईरान में महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है, जो ईरान के मर्द जितने हैं लंबे लंबे चोगे वाले, लंबी लंबी दाढ़ियों वाले जो मर्द हैं वहाँ के नेता और आध्यात्मिक नेता और सुप्रीम नेता कहे जाने वाले लोग जो हैं, वो महिलाओं के बालों पर हिजाब बांधने के लिए, वो ज़िंदगी का उनका सबसे बड़ा मकसद वही है। वो 5 वक्त की नमाज भी शायद बाद में पढ़ते होंगे, पहले फिक्र करते होंगे कि कोई महिला बिना हिजाब के न निकल जाए। तो ऐसा देश है ईरान। उसने सलमान रुश्दी को मारने का फतवा जारी किया था। सलमान रुश्दी को बरसों तक छुपा रहना पड़ा था, बरसों तक। लेकिन मैं इन दो लोगों के अलावा भी याद करता हूं तो मुझको एक नाम याद पड़ता है, मकबूल फिदा हुसैन का। हिंदुस्तान के एक बड़े पेंटर थे। एक वक्त शायद इनकी पेंटिंग्स जो हैं सबकी सबसे महंगी बिकती थी हिंदुस्तान में। हर बड़े संग्रहालय में, लोगों के निजी संग्रह में इनकी पेंटिंग्स रहती थीं। जैसा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है, एक कलाकार की स्वतंत्रता रहती है, मकबूल फिदा हुसैन ने कई ऐसी पेंटिंग्स बनाई थी जिसमें हिंदू देवी देवताओं को बिना कपड़ों के दिखाया गया था। ऐसा अकेले हुसैन ने किया हो ऐसा नहीं था। हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर मूर्तियाँ जो हैं वो इस किस्म की हैं कि देवी देवताओं को बिना कपड़ों के दिखाया गया है। खुद हिंदू पेंटर बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह की पेंटिंग की है। लेकिन हुसैन चूंकि एक मुस्लिम पेंटर थे, इसलिए लोग उनके पीछे लग गए। जो मुस्लिम विरोधी थे, जो उग्र हिंदुत्ववाद चला रहे थे, जो सांप्रदायिक थे, ऐसी ताकतों ने देश में जगह जगह मकबूल फिदा हुसैन के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने की इतनी रिपोर्ट लिखा दी थी कि उसके बीच उनका इस देश में रहना और काम करना मुमकिन नहीं था। वो खाड़ी के एक मुस्लिम देश में जाकर वहाँ बस गए, वहाँ रहकर वो काम करते रहे और आखिरी में वहीं पर वो गुजर गए। जो मुल्क उनको बहुत पसंद था, उन्होंने भारत के नक्शे को लेकर, भारत माता को लेकर, हिंदू देवी देवताओं को लेकर, माँ को लेकर, गणपति को लेकर कितनी सैकड़ों हजारों पेंटिंग बनाई थी, हजारों पेंटिंग बनाई थी। वो अपने मुल्क नहीं लौट पाए क्योंकि लोगों को आपत्ति थी कि आपने हिंदू देवी देवताओं के बिना कपड़ों की पेंटिंग्स कैसे बनाई, जबकि उस तरह की प्रतिमाओं का चलन हिंदुस्तान में रहा है सैकड़ों बरस से। तो मुझको लगता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ कट्टरता जो है, धार्मिक कट्टरता, चाहे किसी भी धर्म की हो,
वो बहुत तेज़ी से खड़ी होती है, एक नफ़रत और हिंसा की बात करती है, फतवे देती है, इसलिए कि नफ़रत में एक बड़ा मजबूत बाइंडिंग एजेंट होता है। नफ़रत का जो एक इश्तहार की ज़ुबान में बोल रहा हूँ, फेविकोल का मजबूत जोड़, नफ़रत का जोड़ उससे भी मजबूत रहता है। मैं ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तो रुश्दी के खिलाफ, तस्लीमा नसरीन के खिलाफ, या कुछ किस्म की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हिंदुस्तान तक नहीं पहुंच पाई। यूरोप के कुछ देशों में मोहम्मद पैगंबर पर जो कार्टून बने थे, ऐसी एक फ्रेंच पत्रिका थी कार्टून की, उसको लेकर कितनी हिंसा नहीं हुई। आपको याद है, उस पत्रिका के दफ्तर पर आतंकी हमला हुआ था। शार्ली हेब्दो नाम की कार्टून की एक पत्रिका थी, उसने मोहम्मद पैगंबर का मजाक बनाते हुए कुछ कार्टून उसमें छापे थे। तो इस पत्रिका के दफ्तर पर फ्रांस के ही अफ्रीकी मूल के मुस्लिमों ने हमला किया था। 12 लोगों को मार डाला था गोलीबारी में और 11 लोग जख्मी हुए थे। वो अपने आप को अल कायदा का सदस्य बतला रहे थे। हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की उतनी स्वतंत्रता न है, न उसका इस्तेमाल होता है। अब मुझको लगता है कि आज दिल्ली हाईकोर्ट के एक ताज़ा आदेश के बाद, और वो अदालती आदेश, अदालत का फैसला नहीं है, चूंकि केंद्र सरकार ने सलमान रुश्दी की किताब पर प्रतिबंध लगाने का कोई गजट नोटिफिकेशन पेश ही नहीं किया अदालत में, इसलिए अदालत ने कहा कि ये जाहिर है कि सरकार के तरफ से इसके ऊपर कोई रोक नहीं है। तो कोई रोक नहीं है, इसके आधार पे एक प्रकाशक ने इसको छापा है, इस किताब को। जिन लोगों ने अब तक नहीं पढ़ा होगा, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, नहीं पढ़ना चाहते हैं ना पढ़ें। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ है कि अल्पसंख्यक हों या बहुसंख्यक हों, लोकतंत्र का विकास तभी होता है जब हर तबके के बीच कुछ बर्दाश्त होता है। अपने धर्म को लेकर, अपनी राजनीतिक सोच को लेकर, अपनी राष्ट्रीयता को लेकर अगर बर्दाश्त नहीं है तो आप उतने सभ्य नहीं हैं। अगर बर्दाश्त नहीं है तो आप उतने लोकतांत्रिक नहीं हैं। भारत चूंकि बहुत किस्म की विविधता वाला एक देश है और अमेरिका जैसे देश के मुकाबले ये 150 बरस से ज़्यादा देर से स्वतंत्र हुआ है, तो इसलिए भी हो सकता है कि यहाँ सभ्यता का विकास होने में कुछ वक्त बाकी हो। 100-150 साल बाद हो सकता है कि ये अमेरिका जितना बर्दाश्त विकसित कर ले, लेकिन ये भी हो सकता है कि 500 बरस बाद भी जाकर ये उतना बर्दाश्त विकसित ना कर सके। क्योंकि अभी मुझको घड़ी के कांटे वापस लौटते दिख रहे हैं। मुझको लोग दिख रहे हैं कि खासी बड़ी संख्या में लोग गुफा की तरफ वापस चल रहे हैं। सफ़र कितना लंबा होगा, धीमा होगा, बंद होगा वापसी का ये सफ़र क्या होगा, मुझको ठीक से अंदाज नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा कि किताबों पर रोक जो है उन किताबों को अधिक लोकप्रिय ही बनाती है। आज इंटरनेट पर किसी भी किताब पर जिस पर रोक लगाई गई है वो मौजूद है, वहाँ पर बिना पैसे आप उसको पढ़ सकते हैं। किताबों पर रोक लगाने से कुछ नहीं होता। आप अगर किसी किताब से असहमत हैं तो उसके जवाब में दूसरी किताब लिख दीजिए, उसकी आलोचना कीजिए, सोशल मीडिया में उसके तथ्यों के खिलाफ, तर्कों के खिलाफ, कल्पना के खिलाफ लिखिए। लेकिन एक देश की सरकार और एक देश का समाज दो अलग अलग चीज़ें होते हैं। समाज अगर बर्दाश्त नहीं रखता तो सरकारों को कई बार मजबूरी में अपने देश की हालत देखकर प्रतिबंध लगाना पड़ता है। प्रतिबंध भारत में राजीव गांधी के समय लगा, बाद के कई प्रधानमंत्री हुए, कई प्रधानमंत्री अलग अलग पार्टियों के, इंद्र कुमार गुजराल हुए, देवे गौड़ा हुए, अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार बने 6 बरस के लिए, कई प्रधानमंत्री बने, आए गए, लेकिन ये प्रतिबंध नहीं हटा था रुश्दी की किताब से। शायद कई प्रधानमंत्रियों को ये लगा होगा कि एक किताब के मुकाबले देश में अमन चैन कायम रहना ज़्यादा ज़रूरी है।
मैं सरकार के हिस्से का फैसला लेकर कुछ बोलना नहीं चाहता कि सरकार को रोक लगाना चाहिए था कि नहीं लगाना चाहिए था। मैं तो लोगों के हिस्से की बात कर सकता हूँ कि लोगों को, पाठकों को, अलग अलग धर्मों के लोगों को थोड़ा सा अपना बर्दाश्त बढ़ाना चाहिए। अगर धार्मिक रूप से कोई लोग अति संवेदनशील हैं, बात बात में उनकी धार्मिक भावनाएं घायल होने के लिए एकदम एक पैर पर खड़ी हैं, तो उस धर्म की अपनी सोच, अपना विकास ये पिछड़ जाते हैं उससे। आप सोच के देखिएगा, आप किसी भी धर्म के हों, ऐसी कई किताबें हो सकती है। मुझको ध्यान है कि ऐसा कुछ एक दूसरी किताबें जो हिंदू धर्म के बारे में थी, उन पर भी ऐसी रोक लगी है। मुझको ध्यान है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, तो जब यहाँ पर अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भूपेश बघेल मंत्री थे, और उस वक्त भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल अभी रह नहीं गए हैं, उनकी लिखी हुई एक किताब पर प्रतिबंध लगाया गया था और उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। बाद में भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे, तब फिर एक बार नंद कुमार बघेल को जेल में डाल दिया गया था धार्मिक भावनाएं आहत करने के जुर्म में। तो छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, किताब पर प्रतिबंध हुआ है। एक और कोई काल्पनिक उपन्यास था बंगला लेखक का, उस पर भी छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध लगा था। तो लगते रहता है, किताबों पे प्रतिबंध लगते हैं। मेरा तो ये मानना है कि जितनी किताबों पर प्रतिबंध लगते हैं उनको ढूंढकर जरूर पढ़ना चाहिए। आज ऐसी कई किताबों के PDF इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध हैं, उनको पढ़ के देखिए और तय कीजिए, अपने मन में तय कीजिए कि इस किताब पर रोक लगाने की कोई वजह थी, या वोटों पर जिंदा रहने वाली सरकारें जो हैं ये दहशत में आकर रोक लगा देती हैं। सरकारें अगर अमन चैन कायम रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगर प्रतिबंध लगाती हैं, तो मैं इसको उनकी मजबूरी समझता हूँ। सोच कर देखिएगा, आप खुद पढ़िएगा किताबों को, इस मुद्दे पर चर्चा कीजिएगा। थोड़ी गंभीर बात है, लेकिन मेरा मानना है कि आपके आसपास के लोग ऐसे होंगे जो इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करना चाहेंगे। अलग अलग कई धर्मों की कई किताबें, कई लेख, कई पत्रिकाओं के अंक बहुत सारे प्रतिबंधित होते हैं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि प्रतिबंधित साहित्य, प्रतिबंधित पेंटिंग, प्रतिबंधित लेख, कार्टून क्या क्या हैं, बहुत सारे हैं। इसको भेजिएगा जरूर अपने दोस्तों को, इस बारे में चर्चा कीजिएगा। और मैं खिलाफ नहीं हूँ, मुस्लिम समाज को तय करना है कि वो इसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे या इसको बर्दाश्त करेंगे। न्यूयॉर्क में 2 बरस पहले की बात है शायद, या हाँ 2 बरस पहले की बात है, न्यूयॉर्क में एक मंच पर थे सलमान रुश्दी। एक व्यक्ति चाकू लेकर गया, उनके ऊपर हमला किया, उनकी एक आंख उसमें खत्म हो गई। तो उनके खिलाफ नाराजगी कायम है अभी। पढ़िएगा, इस किताब को पढ़ के देखिएगा। अब कानूनी है इसको खरीदना, क्या इसमें सचमुच कुछ ऐसा है या बिना पढ़े ही लोग फतवे जारी कर रहे हैं। मुझको नहीं लगता कि ईरान के जिन सुप्रीम नेता ने रुश्दी के कत्ल का फतवा दिया था उन्होंने इस किताब को पढ़ा भी होगा। अक्सर ही विरोध करने वाले लोग, प्रतिबंध की मांग करने वाले लोग, फिल्मों पे प्रतिबंध की मांग बहुत सारी होती है जो लोगों ने देखी नहीं रहती है, किताब पढ़ी नहीं रहती है, वो लोग भी प्रतिबंध की मांग करने में लगते हैं। आप कम से कम ऐसा मत कीजिए। हम फिर मिलेंगे। मेरी ये बात अगर आपको दिलचस्प लगती है, सोचने पर मजबूर करती है, तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा, इस बारे में दोस्तों को भेजिएगा, उनसे चर्चा कीजिएगा। अब इससे परे की एक दूसरी बात, छत्तीसगढ़ के बस्तर में कल एक चौपहिया गाड़ी 4 व्हीलर की टक्कर से 2 अलग अलग मोटरसाइकिलों पर सवार 5 लोग मारे गए। 5 लोग मारे गए, 2 मोटरसाइकिलों पे थे। आया नहीं है समाचार, लेकिन मेरा मानना है कि उनमें से किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया होगा,
किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया होगा। हो सकता है हेलमेट लगाने के बाद भी नहीं बच पाते, लेकिन हो सकता है कि हेलमेट लगाने से बच गए होते। 5 लोग, एक गाड़ी की टक्कर से 5 लोग। आप अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र कीजिए, पुलिस की फ़िक्र मत कीजिए, अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र कीजिए। पुलिस के चालान की, सरकार के कमाई की, जुर्माने की, इनकी फ़िक्र मत कीजिए। हेलमेट लगा कर ही चलिए। फिर मिलेंगे।